करनी चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। बजट आज को छोड़ दें क्योंकि आज तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद 5 ट्रेडिंग डेज रह जाएंगे और उसके बाद आएगा देश का यूनियन बजट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बजट है क्योंकि अगले साल आना है वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो टेक्निकली इस सेकेंड टर्म का ये फाइनल फुल बजट है, जिसमें कहा अगले साल भी बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे, लेकिन वो इंटरिम बजट होगा। और इसी के मद्देनज़र हम बजट और बाज़ार पर हम खास चर्चा कर रहे हैं, और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन। 16 स्कीम में संदीप कुल मिलाकर करीब 16,000 करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज करते हैं, जिसकी स्टार्ट हुई थी करीब 100 या 150 करोड़ के एयूएम से, और काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। शेयरों को चुनने की खास परख संदीप को एक अलग लीग में खड़ा करती है। बजट से संदीप की क्या उम्मीदें हैं, या बजट उनके लिए नॉन इवेंट है और उसके अलावा ही वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, उन्हीं से समझ लेते हैं। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो क्या पहले तो ये बताइए कि कुछ बाजार की उम्मीदें हैं क्या बजट को लेकर, क्योंकि जो मेरा चैटर मेरे को मिल रहा है, अब बाजार सिर्फ इस चीज़ पर सीमित रह गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर कोई छेड़छाड़ होगी कि नहीं होगी, खासतौर से म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर वो नहीं होगा तो बस ठीक है मार्केट के लिए। आपका व्यू क्या है? देखिए अनुज, बाजार बहुत समय से बजट एक नॉन इवेंट हो गया। जब से जीएसटी का रेलेवेंस आ गया है तो बजट का रेलेवेंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है। ये बात सही है कि कैपिटल गेन्स को लेके थोड़ा अनसर्टेनिटी है, थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आए हैं उसको लेके। जब से वो स्टेटमेंट स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा अब देखिए बाजार में बहुत लाइट हो गया है, पोजीशन एकदम लाइट है, लिवरेज पोजीशन ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम लोग कॉशियस हैं इस बाजार में। ओके, जबकि ग्लोबल मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, फिर भी इंडिया का रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस रहा है तो एक फेस आता है जहां रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हम। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बोला कि चाइना का एक फेस अच्छा है, तो चाइना यूएस कंपैरेटिव या इंडोनेशिया कंपैरेटिव इंडिया अंडर परफॉर्म करता है। आई थिंक वो सिचुएशन में हम खड़े हैं। बट अगर बजट में कुछ टैक्सेशन को लेके कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए तो मार्केट एकदम लाइट है, अच्छा खासा रिबाउंड आपको दे सकता है। ग्लोबल बैकग्राउंड अपने सपोर्टिव है। देखिए, हम दो तरह से इसको देखते हैं। एक तो हम रिलेटिव बेसिस पे देख सकते हैं कि ठीक है, रिलेटिव बेसिस पे हमने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दी थी, तो हम रिलेटिव बेसिस पे अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। और 2023 में बहुत कंफर्टेबली लगता है कि शायद इंडिया आउट परफॉर्मर नहीं होगा, अंडर परफॉर्मेंस आएगी। बट अगर हम एब्सोल्यूट बेसिस पे अपना मैक्रो देखें तो इंडिया का डेटा पॉइंट्स काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो डेटा मैं देखूंगा कि रुपया बहुत स्टेबल हो गया। अगर यूएसडी आईएनआर पेयर देखें, ओके, तो वो एक फ्रॉम अ नियर टर्म या मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक वो पीक आउट हो गया है। लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 2023 बहुत वॉलेटाइल है, बट फिर भी अगर हम मीडियम और नियर टर्म देखें तो रुपया एक पीक आउट होता है। क्रूड काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है। तो अपना जो जो अपना मेजर इश्यूज तो क्रूड से लेके हैं, उसका इम्पैक्ट रुपये पे भी आता है, रुपये का इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल मार्केट पे बहुत बड़ा आता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उधर स्टेबिलिटी दिख रही है। और मार्केट बहुत लाइट है, कंसेंसस बहुत नेगेटिव है। तो एक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नेगेटिव का नहीं दिखता है मेरे को। जो जिस तरह का नरेटिव बाजार में है बहुत नेगेटिव है, और एटलीस्ट उस तरह का डेटा पॉइंट्स हमारे नेगेटिव नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हूँ। और ये पूरी साल का, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अगर आप देखेंगे 2019 से हम लोग बात करते हैं कि 2020 से और 2030 के बीच में एक एक डिकेड का वैल्यू की थीसिस की बात कर रहे थे। हमने बहुत अर्ली स्टेज 2019 में लिखा था अपनी बुक में, ये साइकिल प्ले आउट होगी और बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रही है। तो पूरी थीसिस हमारी इस पे घूमती है कि अगर ये साल भी वैल्यू का रहने वाला है तो वैल्यू बीटन डाउन, निग्लेक्टेड नेम्स, जो पॉइंट्स स्टॉक्स हैं, वो सब स्टॉक्स को, सेक्टर को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो 2023 में भी अच्छा पैसा बनेगा, डिस्पाइट इतना नेगेटिविटी जो बाजार में इस समय है। तो सॉरी, फिर इस समय फिर कहाँ पर मौके हैं संदीप जी इस समय, वैल्यूएशंस को देखते हुए किन स्टॉक्स पर या किन सेक्टर्स पर आप अभी भी दांव लगा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस साल नवंबर से मैं चाइना पे बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। कि मैंने बोला था कि वहाँ के जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं या रिस्क एपेटाइट या लिक्विडिटी इंडिकेटर सब निगलेक्टेड जोन में पहुंच गए थे, तो वहाँ एक रिबाउंड आना था, वो आ रहा है। तो वो बैकग्राउंड में अगर चाइना ओपन अप होता है, चाइना के डेटा पॉइंट्स इंप्रूव होते हैं, तो मेटल्स बाई डिफॉल्ट एक सेक्टर होता है जो सेंटीमेंट चाइना से लिंक्ड है, डिमांड्स का भी बहुत बड़ा वेटेज है वहां से। तो आई थिंक एक मेटल्स बहुत क्लियर विनर दिखता है 2023 में। ओके, और रिलेटिवली अंडर ओन्ड है। जनरली लोग
घबराते हैं मेटल्स में, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो वो इस सेक्टर में क्लियर विनर दिखता है। दूसरा मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग लिंक, तो एक पावर सेक्टर में भी एक अच्छा लगता है। पावर के अलावा पीएसयू बैंक्स हमारे पुराने फेवरेट्स रहे हैं, तो अभी भी अच्छा लगता है। और सिमिलरली अगर हम निफ्टी का भी कंपोनेंट एनालिसिस करें, तो उसमें जो वैल्यू थीसिस वाले स्टॉक्स हैं, उसका वेटेज थोड़ा कम ही है, 20-25% के ऊपर उनका वेटेज नहीं है। तो वैल्यू थीसिस वाले जो भी निफ्टी में हैं या बैंक निफ्टी में हैं या जिस कोई भी आप इंडेक्स उठाएं या कोई भी सेक्टर ढूंढें, उसके अंदर जो वैल्यू थीसिस में स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड सुपीरियर है, गिवन द वॉलेटाइल एनवायरनमेंट अपना डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो जाता है और अपसाइड काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग देखें तो इसमें अपॉर्च्युनिटी अभी भी दिखती है। मेटल्स पर आप देखें, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर। एक और चीज़ है इनफैक्ट, जो आपने अपने पहले उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कहा कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को लेकर हूँ कि रुपया ठीक ठाक स्थिति में है पिछले कुछ समय में, और क्रूड काफ़ी नीचे आया हुआ है, इनफैक्ट स्थिर हो गया है 84-85 की ट्रेजेक्ट्री में। ये एक आम धारणा सी बन गई थी सर कि शायद CY23 के शुरुआती 2 पॉलिसीज़ में हम 2 फर्दर रेट हाइक्स देखेंगे। इन्फ्लेशन थोड़ा सा जो कंट्रोल हुआ है, जिस ट्रेजेक्ट्री में क्रूड है, उसको देखने के बाद जो भी अगर आप देखें आपके एजम्पशंस थे, आई मीन रेट हाइक्स के, कितने लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं, अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि आपने बैंकों के नतीजे देखे सर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने जिन्होंने लीडरशिप ली 2022 में, उनके पास लीडरशिप रह सकती है? बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है? देखिए, 2 चीज़ें मैं इसको बोलूँगा कि पहले तो कि हम लोग अपना मार्केट देखिए, मार्केट फेड रेट्स और 10 ईयर यील्ड में थोड़ा-सा हम डिफरेंशिएट करते हैं कि फेड साइकिल जो है इंटरेस्ट रेट हाइकिंग का, वो पीक आउट भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ग्लोबली टाइटनिंग की साइकिल जिसको बोलते हैं, वो कहीं न कहीं इससे लिंक ज़रूर है, लेकिन टाइटनिंग की साइकिल में और भी डेटा पॉइंट्स आते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास और भी टूल होते हैं टाइटनिंग करने के या ईजिंग करने के। तो टाइटनिंग की देखिए एक साइकिल ग्लोबली पीक आउट हो रही है। वो हमारे लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। और इक्विटी लिक्विडिटी की साइकिल जो है वो अर्ली स्टेजेस पे ईज़ आउट होना स्टार्ट हो रही है। लिक्विडिटी जो स्पाइक कर रही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, चाइना में लिक्विडिटी सबसे बड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। वहाँ ईजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो 10 ईयर यील्ड, चाहे वो यूएस का 10 ईयर यील्ड हो, चाहे इंडिया का 10 ईयर यील्ड है, वो भी एक फ्रॉम नियर टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से वो भी एक पीक आउट हो चुका है। और जिस तरह का इन्फ्लेशन का डेटा है आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि ये थोड़ा और कूल ऑफ होगा। तो अगर हम इसको फेड से और थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करेंगे, भले ही फेड साइकिल पीक आउट नहीं है, हो सकता है वो मई-जून तक हो जाए। ओके, इंडिया में भी एक और रेट हाइक आए। बट 10 यील्ड आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है कि मार्केट ने उस चीज़ को डिस्काउंट कर दिया है, इसलिए 10 यील्ड्स में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। अब ये बैकग्राउंड में अगर हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे आपने बैंक्स की बात करी कि बैंक्स के नंबर देखिए सबके अच्छे आए। जितने नंबर्स अभी तक आए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के, दोनों बैंक्स के लीडर्स जो हैं वो सबने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो उस थीसिस अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम खाली बैंकिंग सेक्टर में और खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक ही कि ओवर ओनरशिप है। ओके, और ओवर एडमायर और ओवर ओनरशिप है। ओके, वैल्यूएशंस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो रिलेटिव बेसिस पे कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। लीनियर बेसिस पे नहीं मैं बोलूंगा, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अगर अपना 2-3 साल का होराइजन है, या जिसको हम बोलते हैं ये डिकेड ही पूरा वैल्यू थीसिस का है, तो फिर हमको पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ अंडर ओनरशिप है, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। ओके, कंप्लीटली निग्लेक्टेड टेरिटरी में ट्रेड करते हैं रिलेटिव टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो बहुत ही एडमायर कैटेगरी में ट्रेड करते हैं, ओवर रिसर्च हैं, ओवर एडमायर हैं। और उस बैकग्राउंड में पैसा टूटेगा नहीं, लेकिन उतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा जो पीएसयू बैंक्स में आ सकता है। तो हमारे बाइसेस बहुत क्लियर हैं, डेटा ड्रिवन बाइसेस हैं, इसलिए हम लोग वैल्यू थीसिस को और पीएसयू बैंक्स को प्रेफर करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। हम नेगेटिव नहीं है देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक के। ये पूरा जो मार्केट में अपना रिटर्न्स का थीसिस है वो एब्सोल्यूट भी देखते हैं और हम रिलेटिव बेसिस पे भी देखते हैं। तो एब्सोल्यूट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है ये प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में, कि हमारे पास भी है काफी कुछ, बट रिलेटिव बेसिस पे पीएसयू ज्यादा रिटर्न्स देखते हैं। ओके, रिलेटिव में पीएसयू ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। तो संदीप जी, सिंस आपने ये बात कही इंटरेस्ट रेट को लेकर और अंडर ओनरशिप की भी एक बात कही, पिछले पूरे साल आईटी ने अंडर परफॉर्म किया, इस साल एक इंडिकेट कर रहा है वो कि शायद अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गई है उसकी। ये जल्दी होगा कहना, या फिर अब टाइम आ गया थोड़े से आईटी स्टॉक्स में भी पैसा लगाने के लिए? अगर आपने पिछले साल के शुरू में अगर आप निकल गए थे वहाँ से और आपने पूरी डिक्लाइन बचा दी,
तो क्या अब आईटी स्टॉक्स में अच्छा टाइम है पैसा लगाने का, कंसिडरिंग ये सारे मैक्रो देखिए फैक्टर्स? हाँ। अनुज, मैं इसको बिहेवियर एंगल से अगर हम देखें, जैसे हम अपना डेटा एनालिटिक्स का एंगल देखते हैं, तो सितंबर अक्टूबर 2021 में ये सब मोस्ट एडमायर कैटेगरी में ट्रेड कर रहे थे, इंडियन आईटी नहीं, ग्लोबली। ठीक है, और वहां पे हमने यूफोरिक मूव देखा। अगर इसका एक्सट्रीम देखें, क्या ये सेक्टर एक्सट्रीम निग्लेक्टेड जोन में आ गया है, तो आंसर इज बिग नो, अभी भी नहीं आया है। ओके, बट वापस मैं बोलता हूँ, कोई भी चीज इमीडिएट बेसिस पे बहुत निग्लेक्टेड और बहुत एडमायर टेरिटरी में ऐसा 6-8 महीने में नहीं आता है, उसमें वक्त लगता है। ओके, और जरूरी भी नहीं है कि वो एक्सट्रीम तक जाए भी। ओके, क्योंकि जिस तरह का वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है और जिस तरह का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में हो सकता है, तो हम यहाँ से बहुत नेगेटिव नहीं है। करंट लेवल से मे बी अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गया है उनका। आउट दे कैन गुड एज अ मार्केट परफॉर्मर, वो हो सकता है। कैन बी बिग आउट परफॉर्मर, वो अभी भी लगता नहीं है। ओके, तो आप आईटी में, जैसे हम लोगों का थीसिस है कि हमने बहुत सेलेक्ट पार्टिसिपेशन किया है, और अभी ये पोजीशंस कोर पोजीशन में हमने कन्वर्ट नहीं करी है, ये सब पोजीशन टैक्टिकल है। अपॉर्चुनिटी होगी तो उसमें हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे, लेकिन जैसे पीएसयू बैंक्स हैं या कुछ और सेक्टर्स हम लोग ढूंढते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स है या मैन्युफैक्चरिंग की थीसिस की मैंने बात करी, वो सब कोर स्टॉक्स हैं। तो अभी कोर स्टॉक्स की क्वालिफाई करने के लिए ये अभी तक वहां हमारे डेटा पॉइंट्स में नहीं आए हैं, बट ये बात फैक्ट है कि यहाँ से उनका अंडर परफॉर्मेंस खत्म होता हुआ दिखता है, तो दे कैन एट बेस्ट बिकम मार्केट परफॉर्मर। आउट परफॉर्मर की जर्नी के लिए मैं थोड़ा और इंतजार करूँ। ओके, अच्छा अभी संदीप जी, जो आपने कोर स्टॉक्स का उल्लेख किया, कैपिटल गुड्स, वाकई C22 में सबसे स्ट्रॉन्ग पैसा और अभी तक सस्टेन्ड है। आई मीन कोलैप्स एक बार भी नहीं हुआ। आई मीन अभी जो हमारे इन्वेस्टर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने कैपिटल गुड्स में निवेश किया, चाहे वो सिमेंस हो, चाहे वो एबीबी हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे एलएनटी हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, आईआरबी हो, जिसमें एक ज़माने से लोग फंसे हुए थे, कमिटेड रहे। अभी कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं इनको, स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो इस तरह बोलता हूँ कि कैपिटल गुड्स नया डिफेंसिव सेक्टर है। मतलब जिस तरह के डिफेंस के एंगल से मत जाइए, डिफेंसिव मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि एफएमसीजी, फार्मा, आईटी डिफेंसिव, ऐसा एक ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड वे में जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, उसमें ये सेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। बट हम लोग पूरा पैसा बहुत ही डायनेमिक तरीके से मैनेज करते हैं, हमारी थोड़ा फिलोसफी अलग है। तो हमारे मॉडल्स में भी अब ये क्लियरली दिखता है कि कैपिटल गुड्स एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे है। ओके? वो एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा। जैसे इसमें आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, जो एमएनसी कंपनीज हैं ये सेक्टर में, वो एक्सपेंसिव हैं। अगर आप बोलेंगे, जैसे मैं वैल्यू थीसिस की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू में बनाएंगे, उसमें हम ग्रोथ स्टॉक भी रखते हैं और वो सेक्टर देखने की कोशिश करते हैं जो डिफेंसिव हो गए हैं। तो कैपिटल गुड उस थीसिस में क्वालिफाई करता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को एक सेक्टर में बने रहना चाहिए। इसमें भी तो आपने 1 साल की ही आउट परफॉर्मेंस देखी है, मेरे को लगता है कई सालों की आउट परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है। जी हाँ, रहिए निवेशित। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखें अपने पोर्टफोलियो से, अगर आप देखें कोई छेड़छाड़ करने की, अगर आपने कैपिटल गुड्स को इंक्लूड किया है। संदीप जी, एक और प्रश्न बस आपसे, आखिरी प्रश्न पॉसिबली। जब आप मेटल्स का जिक्र करते हैं और चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, जो भी उल्लेख किया, वो आपको एक मेटल्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू देता है, पॉजिटिव व्यू देता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू है ऑटो पे। ऑटो में 22 में आपको ईवी ने और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस ने एंगेज रखा। आई मीन बहुत सारी कंपनियों ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बहुत सब्सटेंशियल मूव दिया, बट मेटल्स का फिर फर्म रहना, असल में CY22 के सेकेंड हाफ में लग रहा था कि मेटल्स कोलैप्स हो जाएगा, बाजार ने एडवांटेज दिया ऑटो को, लेकिन हुआ नहीं वैसा। अब ऑटो कंपनियां थोड़ा सा, अगर आप देखें, इससे परेशानी में भी हैं। आई मीन अभी मारुति ने, अभी M&M ने कुछ प्राइस हाइक्स लिए। ऑटो पर आपका व्यू क्या है सर ऐसे में? देखिए, ऑटो में मैं बोलूंगा कि जो इजी साइकिल थी वो प्ले आउट हो गई है। ओके, बट इसका मतलब है कि जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस हमने सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में देखा है वो पीक आउट हो गया है। लेकिन ये सेक्टर में हम लोग, क्योंकि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग थीसिस को क्वालिफाई करता है, तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं। ओके, बट शायद ऑटो इंसलरी कुछ अच्छा करें और सेलेक्ट ऑटो कंपनीज जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रही हैं उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसमें अभी मैं सेक्टर स्पेसिफिक की जगह में स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूंगा। सेक्टर पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं, बोथ ऑटो एंड ऑटो इंसलरी, क्योंकि हमारी लार्जर थीसिस में ये क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अपने को एक बैकग्राउंड में ध्यान रखना है कि जो एक्सेसिव और इजी फेज था रिटर्न्स का, वो शायद ये सेक्टर में हो चुका है। तो डिफिकल्ट फेज है, लेकिन रिटर्न्स आएंगे, तो अपने को स्टॉक स्पेसिफिक प्ले आउट करना है रादर देन सेक्टर पूरा।
जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये अपना व्यू रखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। तो क्लियरली आपने थीम सुनी होंगी संदीप जी की, और इस इंटरव्यू को आप अगर दोबारा सुनना चाहें तो ट्विटर पर और हमारी डिजिटल चैनल्स पर देख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कुछ अंश इसके वापस चैनल पर भी प्ले करने के लिए। अभी हमारा टाइम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नीरज जी कमान संभालेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ।